हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से चार्ट के साथ। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको मैं 3 चीजों में पहले डिवाइड करूंगी। पहला है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और फिर देखेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहली चीज है न्यूरल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन है इट इज फर्दर डिवाइडेड, इसको हम फिर से सब डिवाइड कर सकते हैं 2 चीजों में। पहला होगा वॉलंटरी कंट्रोल एंड उसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल। याद रखना, वॉलंटरी कंट्रोल के लिए कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर हैंड ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेनली ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज pons एंड मेडुला। ओके, सो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दैट इज pons एंड मेडुला। पॉन्स में कौन सी 2 चीजें आएंगी? पॉन्स में आएगा अपर पॉन्स एंड लोअर पॉन्स, उसमें 2 सेंटर्स आएंगे, याद रखना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड the apneustic center. Apneustic center and pneumotaxic center. Now remember this apneustic center, ये जो apneustic center होता है ये rate decide करता है, और on the other hand जो ये apneustic center है वो depth decide करता है, respiration का depth decide करता है। मेडुला में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं मेडुला में? मेडुला में होता है पहले तो प्री-बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है DRG और थर्ड है VRG, दैट इज प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, DRG एंड VRG। क्या क्या चीजें और कैसे कैसे हैंडल करता है वो हम अभी देखेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन में मेनली हम देखेंगे हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, जो कि अडल्ट्स में फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड चीज है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी हम 2 में डिवाइड करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एंड पेरिफेरल रेगुलेशन। और याद रखना यहाँ पे हम केमिकल की बात कर रहे हैं, सो इसको सेंस करने के लिए हमें रिसेप्टर्स चाहिए, दे आर नथिंग बट द कीमो रिसेप्टर्स। जो सेंट्रल रेगुलेशन में कीमो रिसेप्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, एंड जो पेरिफेरल में होंगे हम उसको बोलेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो इनका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं वेंट्रल मेडुला में। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन द कैरोटिड बॉडीज एंड द एओर्टिक बॉडी। ये चीजें हमने सीवीएस में भी पढ़ी थी, राइट? कैरोटिड बॉडी से और एओर्टिक बॉडी से जो सिग्नल्स जाते हैं वो 9th नर्व और 10th नर्व से जाते हैं, राइट? एंड दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, दैट इज नथिंग बट अगेन मेडुला, राइट? सो हम देखते हैं पहले हाउ द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन वर्क्स, राइट? न्यूरल रेगुलेशन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाउ एक डायग्राम यहाँ पे देख लो, दैट लेट्स से दिस इज द मेडुला, राइट? मेडुला का हमने बोला कि मेडुला में 3 सेंटर्स हैं, एक तो हो गया प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये वाला है DRG एंड यहाँ पे है VRG। पॉन्स में हमने अपर पॉन्स में बोला न्यूमोटैक्सिक सेंटर, लोअर पॉन्स में बोला एपन्यूस्टिक सेंटर। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग डाउन, ओके? नाउ जब भी हम बोलते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, DRG एंड VRG, याद रखना पहले मेडुला की बात करते हैं। यहाँ पे मेडुला में 3 चीजें हैं। पहली थिंग है प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स, ये बॉड्जिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है। प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स इट इज द पेस मेकर, ये पेस मेकर की तरह काम करता है रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन का पेस मेकर कौन है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए सो यू आर गोइंग टू आंसर इट एज प्री बॉड्जिंगर कॉम्प्लेक्स। नाउ अगर मैं बोलूं तो DRG का काम क्या है? रिमेंबर DRG जो होता है वो प्रोड्यूस करता है समथिंग नोन एज रैंप सिग्नल्स। अब ये रैंप सिग्नल्स क्या हैं? और इसमें कंसिस्टेंट, ये इसमें होता है आई टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। आई न्यूरॉन्स क्या है? आई फॉर इंस्पिरेशन, सो देयर आर गोइंग टू बी इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। आई न्यूरॉन्स, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। अब ध्यान से देखो, हम कभी भी रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं तो हमें कभी गैस नहीं करते। गैस मीन्स सडन इंस्पिरेशन सडन एक्सपिरेशन, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा जो इंस्पिरेशन होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है,
जब तक ये मैक्सिमम तक ना पहुंच पाए। सो इट इज लाइक अ रैम्प लाइक पैटर्न होता है, दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग, ये स्टेडी इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम में हेल्प करता है। सो कौन करता है स्टेडी इंक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम? दीज रैम्प सिग्नल्स एंड डीआरजी, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमने पढ़ा था, एक तो हो गया प्री बॉर्डजिंगर, दूसरा हो गया डीआरजी, थर्ड हम पढ़ेंगे वीआरजी। इसका क्या काम है? याद रखना, इसका रेस्टिंग कंडीशन में या क्वाइट रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रोवाइड करता है समथिंग नोन एज एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव। अब ये एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव क्या होती है? जब भी हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं या हम वॉलंटरी कोई भी लेट्स से बलून को ब्लो कर रहे हैं, एट दैट टाइम फोर्सफुल एक्सपिरेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन चाहिए और एक्सपिरेशन भी ज्यादा करना है। सो एट दैट टाइम ये वीआरजी स्टिमुलेट होगा। सिर्फ एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन की जब भी जरूरत पड़ेगी तभी ये वीआरजी एक्टिवेट होगा, नॉर्मल या रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होगा, राइट। एंड अगर मैं बात करूं इसके न्यूरॉन्स की, तो रिमेंबर इसमें दोनों ही टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, आई टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड E type of neuron. That means inspiratory and expiratory, both the type of neurons are present in the VRG. But ये कब काम करेंगे? जब भी हम एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुल रेस्पिरेशन करेंगे, तभी ये काम करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हम खुद से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। सो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये है अपर पॉन्स, सपोज दैट दिस इज द अपर पॉन्स, यहाँ पे हम बनाते हैं लोअर पॉन्स, एंड सपोज करो ये हुई मेडुला। ओके, सो अगेन अपर पॉन्स, लोअर पॉन्स एंड मेडुला। ओके, नाउ मेडुला से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मेडुला में मुझे देखना है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सो मेडुला में पहले होगा वीआरजी, फिर यहाँ पे होगा डीआरजी और यहाँ पे होगा प्री बॉर्डजिगर कॉम्प्लेक्स। ये बायलैटरल रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, राइट। सो ये हुआ प्री बॉर्डजिगर कॉम्प्लेक्स, दिस इज डीआरजी एंड दिस इज वीआरजी। वीआरजी का कोई रोल नहीं है रेस्टिंग कंडीशन में, राइट। अगर मैंने बोला कि सिर्फ हमें मेडुला से रेस्पिरेशन करनी है, तो क्या मेडुला रेस्पिरेशन करवा पाएगा? बिल्कुल यस। प्री बॉर्डजिगर कॉम्प्लेक्स ये पेसमेकर है, तो ये प्रोड्यूस तो करेगा रेस्पिरेशन। फिर प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपने देखा होगा घर में रेडियोज होते हैं या गाड़ीज में आजकल जो भी कार्स वगैरह हम खरीदते हैं उसमें एफएम्स होते हैं, राइट, या फोन में भी होता है। तो जब भी आप ट्यून इन करते हो, दैट मीन्स आप जैसे ही टर्न ऑन करते हो एफएम को, दिस प्री बॉर्डजिगर कॉम्प्लेक्स इज द पेसमेकर, राइट। सो ये उसका ऑन ऑफ बटन है रेस्पिरेशन का। तो जैसे आप एफएम का रेडियो ऑन करते हो तो एक नॉइज आता है, आपको उसको ट्यून करने की जरूरत होती है अगर आपको प्रॉपर साउंड चाहिए, म्यूजिक चाहिए उसके लिए, राइट। सो रेस्पिरेशन में भी सेम है, इट इज जस्ट अ ऑन ऑफ सेंटर। मेडुला जो है सिर्फ ऑन ऑफ के लिए है, ऑन तो हो जाएगी पर ये प्रॉपर रेगुलर रेस्पिरेशन नहीं करवा पाएगी, राइट। सो अगर सिर्फ हम मेडुला की बात करें, सो इसकी रेस्पिरेशन कैसे होती है? इट्स वेरी शैलो एंड इररेगुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो यहां पे होगी शैलो एंड इररेगुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो उसके रेगुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्यून इन करना पड़ेगा इस रेस्पिरेशन को, और उसी के लिए आता है पॉन्स टू हेल्प इट आउट, राइट। नाउ पॉन्स में एक सेंटर होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। आई एम जस्ट राइटिंग AC ओवर हियर, जो कि है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है लोअर पॉन्स में, राइट। और ये क्या करवाता है? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे डेप्थ को इंक्रीज करवाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डीआरजी है ये इसको जाके स्टिमुलेट करवाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट द डीआरजी। एपन्यूस्टिक सेंटर जाकर डीआरजी को स्टिमुलेट करता है। डीआरजी में कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है? आई टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। सो आई टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वो जाएंगे इंस्पिरेटरी मसल्स के पास और उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, राइट। बट ध्यान से सुनना, एपन्यूस्टिक सेंटर हमेशा आई न्यूरॉन्स को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट कर रहा है। अब
हमें इंस्पिरेशन के साथ साथ एक्सपिरेशन भी तो करना है, अदरवाइज हम एक्सपायर हो जाएंगे, राइट? सो कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन नहीं रखनी है हमें, कंटिन्यूअस इंस्पिरेटरी स्पैज्म हमें नहीं चाहिए जो कि एपन्यूस्टिक सेंटर करवाएगा। ये कंटिन्यूअसली आई न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करवाएगा। और सपोज करो अगर रेस्पिरेशन ऐसे चल रही है, राइट? सो वो जब आई न्यूरॉन्स अगर कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट होते गए, सो हम फॉल करेंगे इंस्पिरेटरी स्पैज्म में, तो इंस्पिरेटरी स्पैज्म हो जाएगा मसल्स का, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपन्यूसिस। इसको बोलते हैं एपन्यूसिस। तो अगर हमने कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन किया एपन्यूस्टिक सेंटर का, वो कंटिन्यूअस आई न्यूरॉन का स्टिमुलेशन करवाएगा और इंस्पिरेटरी मसल्स का स्पैज्म करवाएगा, जिसको बोलते हैं एपन्यूसिस। तो हमें ये करने नहीं देना है, तो हमें 2 इनहिबिशंस ऑल्सो चाहिए। किसके ऊपर? एपन्यूस्टिक सेंटर के ऊपर। नाउ एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करने के लिए आई एम ड्रॉइंग लंग्स ओवर हियर। ये बहुत ही छोटे लंग्स हैं एज कंपेयर टू द मेडुला, जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। सपोज करो ये लंग्स है। अब लंग्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे ही अल्वियोलाई हम देखते हैं, अल्वियोलाई के वॉल्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे ही हम इंस्पायर करना शुरू करें तो हमारी अल्वियोलाई जो है वो स्ट्रेच होती जाएंगी। जैसे ही अल्वियोलाई स्ट्रेच होती जाएंगी, इन्फ्लेट होती जाएंगी, अब उनको और इन्फ्लेट नहीं करना है, अदरवाइज अल्वियोलाई रप्चर हो जाएंगी, राइट? तो उनके इन्फ्लेशन को हमें रोकना पड़ेगा टू प्रिवेंट द रप्चर। सो यहां से जैसे ही लंग्स या स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच करने लगते हैं, तो ये वेगस नर्व के थ्रू एपन्यूस्टिक सेंटर के पास जाते हैं और उसको इनहिबिट करवा देते हैं, राइट? क्योंकि हमें फर्दर इन्फ्लेशन और नहीं चाहिए, अदरवाइज अल्वियोलाई रप्चर हो जाएगी इन्फ्लेट हो होके। और इसके साथ साथ भी एक और सेंटर है विच इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पी साइलेंट होता है इसमें। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि होता है हमारा अपर पॉन्स में। ये क्या करवाता है? ये भी जाके एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करवाता है। सो एपन्यूस्टिक सेंटर पे 2 इनहिबिटरी कंट्रोल्स आ रहे हैं। वेगस के थ्रू स्ट्रेच रिसेप्टर से एक इनहिबिटरी कंट्रोल है, एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एपन्यूस्टिक सेंटर पे एक इनहिबिटरी कंट्रोल है, राइट? सो ये दोनों इनहिबिटरी कंट्रोल्स आएंगे और उसकी वजह से क्या होता है? दिस इज गोइंग टू मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, एंड दैट कॉजेस अ स्टेडी रेगुलर रेस्पिरेशन। ये सारे मिला के रेगुलर रेस्पिरेशन करते हैं। बट याद रखना ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें हम वॉलंटरी कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे वॉलंटरी एक्शन करना हुआ, सपोज करो किसी का बर्थडे है तो कैंडल्स ब्लो करनी है या बलून्स फुलाना है या प्राणायाम करना है, तब वॉलंटरीली कंट्रोल करते हैं हम रेस्पिरेशन को, राइट? या ब्रेथ होल्डिंग करते हैं, उस टाइम पे भी करते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स करवाता है वॉलंटरी रेस्पिरेशन, राइट? उसका ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। ये तो हो गया इसका प्रॉपर फंक्शन। देखते हैं अगर लीजन अगर डिफरेंट साइड्स पे हो गए तो क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लीजन ओवर हियर। अगर मैंने बोला यहां पे लीजन है, लेट्स से पॉइंट ए पे लीजन है, तब क्या होगा? अब कॉर्टेक्स से जो भी सिग्नल्स है वो लंग के टूवर्ड्स नहीं जा पा रहे हैं, बट ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटैक्ट है सारे का सारा। अबाउ पॉन्स लीजन है, पॉन्स के नीचे के सारे जो सिग्नल्स है वो तो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, मसल्स की तरफ जा रहे हैं। सो इसका जो रेस्पिरेशन है ऑटोमेटिक कंट्रोल वो प्रॉपर चलता रहेगा। जस्ट वहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोल चलता रहेगा, वॉलंटरी कंट्रोल विल बी लॉस्ट। वहां पे वॉलंटरी कंट्रोल पेशेंट नहीं कर पाएगा। सारा चीज लिखेंगे, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर फॉर 2 to 3 minutes। नाउ अगर मैंने बोला लीजन है यहां पे पॉन्स के बीच में, दैट मीन्स देयर इज अ लीजन ओवर द मिड पोंटाइन एरिया। अब क्या होगा? अगर मिड पोंटाइन एरिया में लीजन है तो मुझे उसको 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मिड पोंटाइन में लीजन है एंड वेगस इंटैक्ट है, तो एटलीस्ट ये वाला नेगेटिव कंट्रोल जो है, इनहिबिटरी कंट्रोल है, वो तो एपन्यूस्टिक सेंटर पे चल रहा है, राइट? सो एटलीस्ट एक इनहिबिटरी कंट्रोल है, बट न्यूमोटैक्सिक का कंट्रोल चला गया। अब वो कोई सिग्नल्स एपन्यूस्टिक सेंटर पे नहीं दे पा रहा है। सो इसका क्या होगा? इसकी
डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी, स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन विल अकर। ओके, अगर मैंने बोला मिड पोंटाइन लीजन के साथ साथ वेगस में भी लीजन है, दोनों ही कट कर दिए, तो अब कोई भी इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं है एपन्यूस्टिक सेंटर पे। और एपन्यूस्टिक सेंटर का काम क्या है, वो हमेशा इंस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करता रहेगा वाया डीआरजी, और वो एपन्यूसिस करवा देगा अगर वेगस भी नहीं है और मिड पोंटाइन लीजन भी है। ओके, अगर मैंने बोला लीजन यहां पे है, लेट्स से एट पॉइंट सी, दैट मीन्स बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला, अब क्या होगा, अब पॉन्स का कोई भी, ना ही एपन्यूस्टिक सेंटर ना ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल कर पा रहा है मेडुलरी सेंटर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मेडुलरी सेंटर्स काम करेंगे, जो कि एक नए एफएम रेडियो की तरह काम करेंगे। दैट मीन्स ना ही इसकी रेट रिदम मेंटेन होगी, ना ही इसका डेप्थ मेंटेन होगा, सो रेस्पिरेशन विल बी शैलो एंड इरेगुलर। ओके, अगर मैंने बोला लीजन यहां पे है बिलो मेडुला, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब जो भी सिग्नल्स मेडुला में जनरेट हो रहे थे वो भी लंग्स के तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि लीजन इज बिलो मेडुला, जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं लंग के टुवर्ड, वो कोई भी सिग्नल्स वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे कट हो गया है या वहां पे लीजन हो गया है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी। इवन ऑन ऑफ सेंटर्स के सिग्नल्स भी नहीं जा पा रहे हैं, तो रेस्पिरेशन ऑन भी नहीं हो पाएगा, द पर्सन विल बी ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, राइट। सो इसी को हम अब लिखते हैं कि लीजन्स कहाँ कहाँ होंगे तो क्या क्या होगा, राइट। सो पहला लीजन हम लिखते हैं लीजन एट साइट ए। ए कौन सा लीजन लिखा था हमने, अबव पॉन्स। अगर लीजन अबव पॉन्स है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन विल बी इंटैक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट देयर विल बी लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल, देयर इज अ लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल। अगर बी साइड पे लीजन है, बी मींस बिटवीन द अपर पॉन्स एंड लोअर पॉन्स, दैट इज मिड पोंटाइन लीजन। अब मिड पोंटाइन लीजन को मुझे दो में डिवाइड करना पड़ेगा, मिड पोंटाइन लीजन विद वेगोटमी, वेगोटॉमी मतलब वेगस हमने कट कर दी, सो क्या होगा, दोनों ही इनहिबिटरी सिग्नल्स गए, राइट। सो the patient will land up into something known as apneusis or inspiratory spasm। अगर मैंने बोला मिड पोंटाइन लीजन है बट वेगस इंटैक्ट है, अब क्या होगा, एटलीस्ट वेगस का जो सिग्नल्स थे इनहिबिटरी सिग्नल्स वो तो एपन्यूस्टिक सेंटर पे जा रहे हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई द depth is going to be controlled, it is not going to be apneusis, but जो रेट होगी वो कम होगी, तो स्लो रेस्पिरेशन होगा एंड हल्का सा डीप रेस्पिरेशन होगा, बट एपन्यूसिस नहीं होगा एटलीस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं सी पे, दैट मीन्स बिटवीन द लीजन इज बिटवीन pons and medulla, बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला। अब क्या होगा, अगर लीजन है बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला, ऑब्वियसली सिर्फ मेडुलरी सिग्नल्स नीचे जाएंगे, सो देयर विल बी इररेगुलर एंड शैलो रेस्पिरेशन, ना ही कोई डेप्थ मेंटेन कर पाएगा ना ही कोई रेट मेंटेन कर पाएगा, एंड उसके वजह से इररेगुलर एंड शैलो रेस्पिरेशन दिखाई देगी। अगर लीजन है बिलो मेडुला, अब क्या होगा, अगर लीजन बिलो मेडुला है तो मेडुलरी सिग्नल्स भी नहीं जा पाएंगे लंग्स के पास, सो ऑब्वियसली द रेस्पिरेशन विल स्टॉप एंड द पेशेंट विल गो इनटू रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि किसी पेशेंट का ब्रेन स्टेम खराब है पर कॉर्टिकल सिग्नल्स जा रहे हैं लंग के पास, अब क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरीली ब्रीथ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका लूज हो जाएगा, राइट। सो उसी को बोलते हैं ऑनलाइन कर्स, ट्रस्ट मी इट इज अ कर्स फॉर अ पेशेंट। यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ ब्रेन स्टेम लीजन, एग्जाम्पल दो कोई, दैट इज द बल्बार पोलियो,
बल्बार मीन्स ब्रेन स्टेम, राइट? ब्रेन स्टेम में अगर बल्बार पोलियो है सो ऑब्वियसली वहां की सारी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, और समटाइम्स इन द मेनिंजाइटिस ऑल्सो इट इज सीन। अब होगा क्या? ब्रेन स्टेम तो गया, उसमें लीजन है, सो वो तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, सिग्नल ऊपर से नीचे जा रहे हैं बट वो खुद खराब है, राइट? अब सिर्फ कॉर्टेक्स इंटैक्ट है, दैट मीन्स पेशेंट को ब्रीथ करना पड़ेगा वॉलंटरली, वॉलंटरी कंट्रोल इज इंटैक्ट। यहां पे वॉलंटरी कंट्रोल इंटैक्ट है, राइट? सो अब प्रॉब्लम क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल तो है, पेशेंट को कॉन्शियसली इंस्पायर एंड एक्सपायर करना पड़ेगा, राइट? जैसे ही इंस्पिरेशन खत्म होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो उसका ब्रेन सिर्फ कॉर्टेक्स से उसको पता चलेगा कि यस अब मुझे ब्रीद आउट ब्रीद इन करना है। अब ध्यान से देखो, वॉलंटरी कंट्रोल है, मान लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन वो वॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है, मान लिया, बट व्हेनेवर पेशेंट गोज टू स्लीप, पेशेंट कभी ना कभी तो सोएगा, राइट? सोने के बाद तो कॉन्शियसनेस एक्टिव नहीं रहेगी, राइट? जैसे ही वो सोएगा, रेस्पिरेशन, वॉलंटरी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, राइट? उसके वजह से पेशेंट विल गो इन द एपनिया, टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा उसका ब्रीदिंग, राइट? एपनिया की वजह से उसकी स्लीप फिर से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसकी बॉडी बताएगी कि ऑक्सीजन की नीड है, राइट? एंड ही विल बी वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप, ओके? सो ये साइकिल चलती रहेगी, कभी ना कभी उसको नींद आएगी, पर नींद आते ही उसका कॉन्शियस जो एफर्ट्स है रेस्पिरेशन के टुवर्ड्स वो बंद हो गए, तो वो एपनिया में चला जाएगा, एपनिया में जैसे ही जाएगा वो वेकअप हो जाएगा, राइट? सो याद रखना, ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक लैक ऑफ स्लीप की वजह से उसकी डेथ नहीं हो जाती। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ओवर हियर ऑफ द डेथ इज द लैक ऑफ स्लीप, ओके? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी यही होता है कि डायरेक्टली कभी भी पेशेंट डज नॉट गो इन द डेथ डायरेक्टली, राइट? उसमें क्या होता है, पेशेंट पहले उठ जाता है और उसके बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, until and unless there is a lack of sleep, and that's what is the Ondine curse, उसको voluntarily breathe करना पड़ता है, right? आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सेस के टुवर्ड्स। हेड पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स, हमने ये जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल है, राइट? ये कब होता है? ये होता है न्यूबॉर्न्स में, और ये सिर्फ एक्टिवेट होता है या एप्लीकेबल होता है फर्स्ट फ्यू ब्रेथ्स ऑफ द न्यूबॉर्न्स। पहली जो कुछ सांसें होती हैं न्यूबॉर्न्स की, उसी में ये काम करता है हेड पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स बोलता क्या है कि जैसे ही अल्वियोलाई का इन्फ्लेशन होगा, ये फर्दर इन्फ्लेशन को स्टिमुलेट करेगा जब तक अल्वियोलाई कंप्लीटली ओपन अप नहीं हो जाती, राइट? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बेबी मदर के वूम में होता है तब उसकी अल्वियोलाइज कोलैप्स होती है, राइट? जैसे ही उसका बर्थ होता है, द बेबी क्राइज, राइट? दैट इज नोन एज फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी। Why it is essential? Because understand, जब भी बेबी रोता है सो नेजल कैविटी के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू जो अल्वियोलाइज है उसका इन्फ्लेशन इज मेंटेन, राइट? वो इन्फ्लेशन स्टिमुलेट फर्दर इन्फ्लेशन, वो हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स करने के लिए जरूरी होता है, राइट? और उसी की वजह से अब जो अल्वियोलाइज है वो इन्फ्लेट हो जाएंगी सो दैट वो वापस से कोलैप्स ना हो, राइट? और इसीलिए ये हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूबॉर्न में दिखता है, दैट टू फर्स्ट फ्यू ब्रेथ्स, उसके बाद कभी भी ये हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स नहीं दिखता है। तो अडल्ट्स में हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। अब ये हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स हम दो में डिवाइड करेंगे, हेयरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स और हियरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। नाउ याद रखना, ये एग्जैक्ट अपोजिट है हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, दैट ऑफ द हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स। ये बोलता है कि इन द अडल्ट्स इन्फ्लेशन इनहिबिट्स फर्दर इन्फ्लेशन ऑफ द अल्वियोलाई,
तो याद रखना, जैसे अल्वियोलाई इन्फ्लेट होने लगेगी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, वो फर्दर जाके एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेंगे, आई न्यूरॉन्स इनहिबिट होंगे, तो इनका रिकॉइल हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स अगर सपोज करो हम अल्वियोलाइज को इन्फ्लेट करते गए, एक टाइम आएगा जब ये अल्वियोलाइज बर्स्ट हो जाएंगी या ये रप्चर हो जाएंगी, विच वी डू नॉट वांट। हमें ये चीज नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट आवर अल्वियोलाई टू रप्चर, राइट। सो उसके लिए इसको रोकना जरूरी है। और कौन रोकता है? हियरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, राइट। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द रप्चर ऑफ अल्वियोलाई। ये रप्चर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ओवर इन्फ्लेशन और एक्सेस इन्फ्लेशन ऑफ अल्वियोलाई, राइट। इसके वजह से रप्चर होने के चांसेस है, जिसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो एक्सेसिव इन्फ्लेशन हम यहाँ रोक रहे हैं। ऐसा ही डिफ्लेशन रिफ्लेक्स होता है। डिफ्लेशन रिफ्लेक्स क्या बोलता है कि डिफ्लेशन ऑफ द अल्वियोलाई इनहिबिट फर्दर डिफ्लेशन, राइट। इसका मतलब अल्वियोलाई डिफ्लेट होती गई एक्सपिरेशन के टाइम पे, बट अब इसको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोलैप्स हो जाएंगी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू हैव द डिफ्लेशन। सो ये करता है प्रिवेंट कोलैप्स को, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द अल्वियोलाई। याद रखना, ये इकलौता ऐसा चीज नहीं है जो प्रिवेंट करता है कोलैप्स को, क्योंकि डायनामिक कंप्रेशन ऑफ एयरवेज भी इसमें काम करते हैं, राइट। सो ये यस, इट इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स, बट याद रखना ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो प्रिवेंट कर रही है कोलैप्स को, ओके। एंड वाया प्रिवेंटिंग द कोलैप्स, इट इज डिक्रीजिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। कैसे? याद रखना, जब भी हमने बोला था कि अगर कोई डिफ्लेटेड, कंप्लीटली डिफ्लेटेड बलून है, उसको हम इन्फ्लेट करना चाहेंगे, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इनिशियल फेज में, ओके। अगर स्लाइटली इन्फ्लेटेड बलून है तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो हमें कम वर्क करना पड़ेगा ऑलरेडी इन्फ्लेटेड बलून को और इन्फ्लेट करने में। सो ये चीज अप्लाई होती है अल्वियोलाई में भी। ऑलरेडी समवॉट इन्फ्लेटेड अल्वियोलाई को इन्फ्लेट करना आसान होता है, सो इसी वजह से हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाता है, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस, ओके। आगे बढ़ते हैं जे रिफ्लेक्स के साथ। जे रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज डॉक्टर अवतार सिंह पेंटल, राइट। ये जे रिफ्लेक्स इज नथिंग बट जक्स्ट्रा कैपिलरी रिफ्लेक्स। अगर मैं यहाँ पे अल्वियोलाई बनाऊं और सपोज करो ये कैपिलरीज हैं, सो इसके इंटरस्टिशियम में जे रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। इसके इंटरस्टिशियम में यहाँ पे जे रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? सपोज करो पेशेंट आया पल्मोनरी एडिमा के साथ। अब जब भी एडिमा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। जैसे ही फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, अब क्या होगा? ये जे रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। सो याद रखना, ये कभी भी फिजियोलॉजिकली नहीं दिखता है, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर जे रिफ्लेक्स आ रहा है, इसका मतलब पैथोलॉजी पक्का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया है या पल्मोनरी एडिमा है, फॉर एनी रीजन। सो इसमें क्या होगा? ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, राइट। स्टिमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल जे रिसेप्टर्स, ये क्या करवाते हैं? ये वेगल सी टाइप्स ऑफ फाइबर, एबीसी हमने एयरलैंगर गैसर क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये इनको एक्टिवेट करवाएंगे। और एक्टिवेट करवा के क्या करते हैं? इनका एक ट्रायड होता है जो कि दिखाएंगे। ट्रायड क्या होता है? ट्रायड होता है, फर्स्ट थिंग इज एपनिया, सेकंड इज ब्रैडिकार्डिया और डिक्रीज, इट कॉजेज डिक्रीज इन द हार्ट रेट, दैट इज ब्रैडिकार्डिया। और थर्ड चीज होती है, ये बीपी को भी कम करवा देते हैं, दैट इज हाइपोटेंशन। सो ये ट्रायड होता है जे रिफ्लेक्स का। याद रखना, ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। विद दैट दे आर गोइंग टू हैव सम अदर सिम्टम्स। ये करवा सकता है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, राइट, एंड इट कैन इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन। ये म्यूकस प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करवा सकता है। सो ये सारी चीजें होती हैं जे रिफ्लेक्स में। याद रखना, फिजियोलॉजिकली ये हमें नहीं होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में।
केमिकल रेगुलेशन अगेन हम दो में डिवाइड करते हैं इसको, कौन सी दो चीजों में? यस प्लीज, सेंट्रल कंट्रोल एंड पेरिफेरल कंट्रोल। नाउ याद रखना जो सेंट्रल एंड पेरिफेरल है, फर्स्ट थिंग ये केमिकल्स को सेंस करते हैं, सो इनको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये होते हैं वेंट्रल मेडुला में, और पेरिफेरल जो है ये दो जगह होते हैं, दैट इज कैरोटिड बॉडी में और एओर्टिक बॉडी में, राइट? अब इनके स्टिमुलस क्या क्या है? इफ आई वांट टू टॉक अबाउट देयर स्टिमुलस, याद रखना जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट होते हैं इंक्रीज इन द H+ आयंस इन CSF से। जो स्टिमुलस होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के लिए वो होते हैं इंक्रीज इन द PCO2, डिक्रीज इन द PO2, हाइपोक्सिया, राइट? PCO2 कितने से ज्यादा होने पे ये स्टिमुलेट होते हैं? याद रखना 37 mmHg से ज्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 mmHg से कम। और थर्ड स्टिमुलस होता है इसका इंक्रीज इन द H+ आयंस इन ब्लड, राइट? अब हमने बोल दिया कि ये स्टिमुलस है। अगर मैं एक और चीज की बात करूं डिफरेंस की, रेगुलेशन, याद रखना जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये मिनट टू मिनट रेगुलेशन करवाते हैं, ऑन द अदर हैंड जो पेरिफेरल है वो ब्रेथ टू ब्रेथ रेगुलेशन करवाते हैं रेस्पिरेशन का। ओके, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा वाला मेन स्टिमुलस है, कैसे ये सारी चीजें एक्ट कर पा रही हैं कीमोरिसेप्टर्स पे। ओके, लेट्स सी दैट। लेट्स से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को मैं CC लिख रही हूं और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को मैं PC लिख रही हूं। ओके, और सपोज करो इन दोनों के बीच में है ब्लड ब्रेन बैरियर। हमें पता है ब्लड ब्रेन बैरियर एस्ट्रोसाइट्स और टाइट जंक्शन से बनता है, राइट? अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बोला कि हाइपोक्सिया जब होता है दैट मीन्स जब आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg से कम हो जाता है तो वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा। ओके, नॉट ओनली दैट बट जब हाइपर कैप्निया होता है तब भी, और इंक्रीज इन द H+ आयन इन ब्लड तब भी। अगर याद करो, अगर मैंने बोला कि ऑप्शन में नहीं है इंक्रीज इन H+ आयंस इन CSF तो क्या करोगे? क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, राइट? अब ध्यान दो यहाँ पे H+ ब्लड में जो होते हैं H+ चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट? पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ये ब्लड ब्रेन क्रॉस करके नहीं जा पाता है। PO2 ऑलरेडी वो ब्लड में ही कम है तो वो क्रॉस करके कहाँ ब्रेन में जाएगा, है ना? सो बची कौन सी चीज? CO2, PCO2। सो PCO2 यस इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, CO2 ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, गैस है बढ़ी हुई है ब्लड में तो जाएगी क्रॉस करके, राइट? और वो कंबाइन होगी वाटर के साथ और बनाएगी विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये बनाती है कार्बोनिक एसिड जो कि कन्वर्ट होता है दो चीजों में, दैट इज H+ एंड HCO3-। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ा था, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, उतना ही ज्यादा H+ आयन बनाएगा फाइनली आफ्टर मेकिंग मोर एंड मोर कार्बोनिक एसिड। अब ये जाके स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ है दैट इज इंक्रीज इन द CSF, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओके, सो दैट्स हाउ दिस कैन एक्ट एज द स्टिमुलस फॉर बोथ। अगर PCO2 इंक्रीज हो गया, हाइपरकैप्निया हो गया, तो ये दोनों को स्टिमुलेट करेगा, PC को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा और CC को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि मेन स्टिमुलस कौन कौन से हैं, राइट? अगर मैं पूछूं मेन स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन ओवरऑल कौन है, सो रेस्पिरेशन के लिए मेन स्टिमुलस याद रखो CO2 है, इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिकॉज डायरेक्टली वो जाके PC को स्टिमुलेट कर रहा है, इनडायरेक्टली जाके सेंट्रल को भी स्टिमुलेट कर रहा है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को,
राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन. बट अगर मैं बात करूं मेन स्टिमुलस फॉर पीसी एंड डायरेक्ट मेन स्टिमुलस बोल लो या डायरेक्ट स्टिमुलस बोल लो, इसका आंसर होगा हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया कितने से कम? 60 mmHg से कम. ओके. अगर मैं बोलूं डायरेक्ट स्टिमुलेशन कौन है? सीसी का, सिर्फ और सिर्फ सीसी का, ओनली सीसी का, देन दैट विल बी H+ आयंस इन CSF. वो चाहे डायरेक्टली बढ़े चाहे इनडायरेक्टली बढ़े. ओके. सो दीज आर गोइंग टू बी योर आंसर्स. अगर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और ऑप्शन में है डिक्रीज PO2 इन ब्लड, इंक्रीज PCO2 इन ब्लड, इंक्रीज H+ आयंस इन द ब्लड एंड ऑल ऑफ द अबव, प्लीज मार्क इंक्रीज PCO2 in the blood. So please mark करना increase in the PCO2. Please do not mark increase in the H+ ion in the blood. H+ ion blood में बढ़ने के बाद वो क्रॉस नहीं कर पाते, वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को कभी भी स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे. ऑप्शन में अगर है increase in the H+ ion in the CSF, then this will be the better answer. बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है, CSF ऑप्शन में नहीं है, इंक्रीज इन द H+ ion इन CSF, तो प्लीज गो विद द इंक्रीज इन द PCO2. अब हम देखते हैं कि हमने बोला कि एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में जब भी ये हाइपोक्सिया वगैरह सेंस होगा तो डायरेक्टली ये स्टिमुलेट होंगे. तो ये कैसे स्टिमुलेट करते हैं 9th एंड 10th नर्व को? लेट्स सी दैट. इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं कीमोरिसेप्टर्स में that are known as ग्लोमस सेल. ओके. अब ये ग्लोमस सेल काम कैसे करते हैं? सो सपोज करो ये है ग्लोमस सेल. ओके. इस ग्लोमस सेल में जैसे ही हुआ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा एक चैनल्स को. उन चैनल का नाम है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स. ये ऑक्सीजन को सेंस करते हैं. अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, ये पोटेशियम चैनल से, याद रखना. सो पोटेशियम हमेशा जब भी ओपन होता है वो बाहर जाता रहता है, राइट. बट उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. जब ऑक्सीजन होगा उसको सेंस करके वो पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा. अगर हाइपोक्सिया है इसका मतलब ऑक्सीजन कम है. तो क्या होगा? जब भी हाइपोक्सिया होगा तो इन चैनल्स का क्लोजर होगा, राइट. ये चैनल्स क्लोज हुए तो क्या होगा? क्या पोटेशियम बाहर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं. पोटेशियम अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, राइट. ये कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम? ग्लोमस सेल. ग्लोमस सेल विच टाइप? ग्लोमस सेल टाइप 1. ओके. ग्लोमस सेल टाइप 1, टाइप 2, दो टाइप के सेल्स होते हैं ग्लोमस सेल्स. जो सेकंड टाइप के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सबटेंटाकुलर सेल्स, जो सपोर्टिंग सेल की तरह एक्ट करते हैं. इनमें ये कोई मैकेनिज्म नहीं होता. ओके. सिर्फ ग्लोमस सेल टाइप 1 में ये मैकेनिज्म होता है. अब ध्यान से देखो, अगर पोटेशियम हमने बोला एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया सेल के अंदर. पोटेशियम कैसा आयन है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. सो अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये क्या करवाएगा? ये करवाएगा डीपोलराइजेशन. ये डीपोलराइजेशन जब भी होगा, सेल जब भी डीपोलराइज होगा तो वहां पे एक और चैनल्स ओपन होंगे विच आर नथिंग बट दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. दे आर गोइंग टू ओपन अप. और कैल्शियम हमें पता है बाहर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी सेल में. ओके. अब सेल में एक और चीज होती है. कौन सी चीज होती है? यहाँ पे होते हैं कुछ वेजिकल्स. और इन वेजिकल्स में क्या होता है? इन वेजिकल्स में होता है डोपामीन. जैसे ही कैल्शियम की एंट्री हुई, हमें पता है कैल्शियम करवाएगा वेजिकल्स का एक्सोसाइटोसिस, राइट. सो यहाँ पे होगा डोपामीन का रिलीज, या आप बोल सकते हो यहाँ पे ये करवाएगा कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेजिकल, डोपामीन रिलीज होगा और ये डोपामीन जाके स्टिमुलेट करेगा 9th एंड 10th नर्व को. 9th एंड 10th नर्व को स्टिमुलेट करेगा. एंड यहां से फिर एक्शन पोटेंशियल हमारे न्यूरल सिग्नल्स पे या न्यूरल रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे जाके स्टिमुलेट होगा. ना, इसके लिए ये पोटेशियम चैनल जरूरी है. ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज इसको याद रखना. अब बात करते हैं इस पोटेशियम चैनल की. याद रखना, पल्मनरी सर्कुलेशन में या पल्मनरी वेसल्स में भी या कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं.
राइट। अब ये करवाते क्या है, सब कुछ सेम होगा, जस्ट एक स्लाइड सा डिफरेंस होगा। याद रखना उसमें कोई ग्लोमस सेल नहीं है, बस ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है। अब ये क्या करेंगे, अगेन ऑक्सीजन सेंसिटिव है, सो जैसे ही इनमें हाइपोक्सिया होगा, राइट, यहाँ पे अगर लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्लोज करवाएंगे। जैसे ही क्लोजर होगा अगेन डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन जैसे ही होगी कैल्शियम की एंट्री होगी, इंक्रीज इन द कैल्शियम आयंस, और कैल्शियम आयंस यहाँ पे क्या करवाते हैं, ये स्मूथ मसल पे एक्ट करवाते हैं और करवाते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो याद रखना एक ही ऐसी एक्सेप्शन है कि हाइपोक्सिया में बाकी सब जगह पल्मोनरी सर्कुलेशन में छोड़ के बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वेजो डायलेशन होता है, बट पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम चैनल, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। आगे बढ़ते हैं, हाइपोक्सिक एंड हाइपरकैप्निक ड्राइव। हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन के लिए मेन स्टिमुलस है, कौन सा स्टिमुलस है, मेन स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन कौन सा है, ये है इंक्रीज इन द CO2। जब भी CO2 इंक्रीज करेगा मोर देन 37 mmHg, ये क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, और स्टिमुलेट करवा के ये इंक्रीज कर देगा वेंटिलेशन को। एंड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा उसने वेंटिलेशन को बढ़ाया, इसी चीज को बोलते हैं हाइपर कैप्निक ड्राइव, hypercapnic drive, okay, और there is one more thing that is hypoxic drive also। अब अगर मैंने बोला PaCO2 अगर कम हुआ 60 mmHg से कम, तो अब क्या होगा, ये भी स्टिमुलेट करवाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स को और ये भी इंक्रीज करवाएगा वेंटिलेशन को, राइट, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिक ड्राइव। नाउ याद रखना जब भी हाइपरकैप्निया होता है, एक्यूट हाइपरकैप्निया होता है, तब तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करवा रहा है, बट याद रखना जब भी होगा प्रोलॉन्ग हाइपरकैप्निया, इंक्रीज इन द PCO2, rather than stimulating it will inhibit the respiratory centers। अब ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन प्रोड्यूस कर देगा, अपोजिट सिचुएशन प्रोड्यूस कर देगा, ये इनहिबिट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। सो दैट्स व्हाई क्या होगा, वेंटिलेशन कम होना शुरू होगा, राइट, या वेंटिलेशन नहीं होगा वहां पर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ हाइपरकैप्निक ड्राइव। याद रखना ये सिचुएशन किस में होती है, जिसमें भी प्रोलॉन्ग हाइपरकैप्निया है। एग्जांपल्स, COPD पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग हाइपरकैप्निया की वजह से जो वेंटिलेशन होता है वो हो नहीं पाता है हाइपरकैप्निक ड्राइव की वजह से, बट उनमें वेंटिलेशन तो चलता रहता है। सो विच वेंटिलेशन इज रिमेनिंग ओवर देयर, द वेंटिलेशन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ hypoxic drive only, so there is only one drive left, so only hypoxic drive is left in the COPD patients or prolonged hypercapnic patients, right। अगर आपने इन पेशेंट्स को दे दिया हाई फ्लो ऑक्सीजन तो क्या होगा, जैसे ही आप ऑक्सीजन रिमूव करोगे इनकी दोनों ड्राइव्स खत्म हो गई, राइट, एंड पेशेंट विल लैंड अप इनटू रेस्पिरेटरी अरेस्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई इनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हम कभी भी COPD पेशेंट में हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्राइव बची हुई है, हाइपोक्सिक ड्राइव, और हमें वो कैंसिल आउट नहीं करनी है। तो धीरे धीरे हम लो फ्लो ऑक्सीजन उनको दे सकते हैं, कभी भी 100% ऑक्सीजन हाई फ्लो में हम नहीं देते। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिलेशन देखते हैं हाइपोक्सिया और वेंटिलेशन का। मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगी PO2 और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी वेंटिलेशन को। मैंने बोला लेट्स से यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे 60 mmHg PO2 है, राइट, एंड ये वेंटिलेशन है।
ये कैसे दिखेगा? इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। जब तक 60 mmHg तक था तब तक तो कोई हमें रेस्पिरेटरी ड्राइव नजर नहीं आ रही थी या इंक्रीज इन द वेंटिलेशन नहीं नजर आ रही थी। बट जैसे ही अब ये फॉल करेगा किसमें, 60 के बिलो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सो देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इफ द PO2 falls below 60 mmHg, there is a rapid increase in the ventilation. रैपिड इंक्रीज इन द वेंटिलेशन, और यही हमारा रीजन है हाइपोक्सिक ड्राइव के लिए। ओके, 60 mmHg से नहीं होता है, 60 mmHg से कम जब होती है तो देयर इज रैपिड इंक्रीज। अगर मुझे रिलेशन देखना हुआ तीनों का, pH कम हुआ तो क्या होगा, अगर सिर्फ CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, और दी PO2 कम हो रहा है तो क्या होगा। याद रखना वहां पे 3 सिनेरियोज हम देखेंगे। फर्स्ट इज व्हेन देयर इज ओनली इंक्रीज इन PCO2, तब क्या होगा। सेकंड, देयर इज इंक्रीज इन द PCO2 प्लस डिक्रीज इन द PaO2, हाइपोक्सिया भी है हाइपरकैप्निया के साथ। और थर्ड सिचुएशन, इन दोनों के साथ pH भी डिक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा। नाउ ध्यान से देखो, अगर इस डायग्राम को आप देखोगे, ये ग्रीन कलर वाले जो हैं वो pH शो कर रहे हैं 7.4 का। अब अगर सिर्फ PCO2 बढ़ रहा है तब क्या होगा, सिर्फ एक स्टडी राइज होगा। देयर इज गोइंग टू बी लिनियर इंक्रीज इन द वेंटिलेशन, राइट। बट ये जो लिनियर इंक्रीज है ये शिफ्ट नहीं हो रही है, वो सिंपली लिनियरली इंक्रीज हो रहा है वेंटिलेशन में, राइट। जैसे ही यहाँ पे PCO2 बढ़ा, वेंटिलेशन भी बढ़ती गई, राइट, एज सिंपल एज दैट। बट अगर मैंने बोला वेंटिलेशन, अगर मैंने बोला कि इसके साथ साथ PaO2 भी कम हो रहा है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो। PaO2, ये वाले जो ग्राफ्स है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये है PO2, राइट। अगर ये कम हो गए तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द स्लोप। सो वेंटिलेशन तो इंक्रीज होगा ही होगा, बट द स्लोप विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्लोप में हमें लेफ्ट शिफ्ट नजर आएगी। बट याद रखना, इसमें एक पॉइंट होता है, यू कैन सी ओवर हियर, ये सारे यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है 37 mmHg ऑफ PCO2, राइट। PCO2 अगर 37 mmHg से ज्यादा है तभी वेंटिलेशन में चेंजेस आएंगे। जैसे ही PCO2 37 से कम हुआ, एट pH 7.4 द रेस्पिरेशन विल स्टॉप। स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन को हम एपनिया बोलते हैं। सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपनिक पॉइंट। सो याद रखना, देयर विल बी नो चेंज इन द एपनिक पॉइंट, द एपनिक पॉइंट विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम, राइट। बट अगर मैंने बोला pH भी डिक्रीज हो रहा है इसके साथ साथ, तो ध्यान दो, ये रेड कलर वाले जो ग्राफ्स हैं वो pH चेंज के हैं। रेड कलर वाले ग्राफ में लीनियर चेंजेस तो आ ही रहे थे, स्लोप भी चेंज हो रहा था जैसे जैसे O2 कम हो रहा था, बट अब pH भी चेंज हो गया है। सो विथ ऑल दीज चेंजेस, ये तो होंगे ही होंगे, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी लेफ्ट शिफ्ट इन द वेंटिलेशन, राइट, बट देयर इज अ लेफ्ट शिफ्ट in the apneic point also. So याद रखना, apneic point में भी लेफ्ट शिफ्ट नजर आएगी, और इसके वजह से जो है ये ग्राफ्स कुछ ऐसे बनेंगे। इन सभी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर ये 3 सिनेरियो आपको अच्छे से आते हैं, you can solve any question very easily. So let's go on to the questions. All of the following are false except bilateral vagotomy with mid-pontine lesion causes rapid and shallow breathing. याद रखना, यहाँ पे हमने वेगस भी कट कर दी, मिड पोंटाइन लीजन तो है ही। सो ये एपन्यूसिस करवाएगा, ना कि रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, ये इंस्पिरेटरी स्पैज्म में चला जाएगा। लीजन बिलो मेडुला, इट कॉजेस एपनोसिस, नो एपनोसिस नहीं, बल्कि ये रेस्पिरेशन को स्टॉप कर देगा। लीजन बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला कॉजेस ऑनडाइन कर्स, नो। लीजन अबव पॉन्स कॉजेस ऑनडाइन कर्स, जिसमें सिर्फ वॉलंटरी कंट्रोल बचा हुआ है, जैसे कि बल्बार पोलियो, राइट। मिड पोंटाइन लीजन कॉजेस स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन, यहाँ पे वेगस इंटैक्ट है, इसीलिए एटलीस्ट एक इनहिबिशन काम कर रहा है एपन्यूस्टिक सेंटर पे,
right? So this is the correct answer. Let's move on to the next question. Which of the following is true about Ondine curse? क्या था Ondine curse? सिर्फ cortical जो है breathing वो चल रही है. Voluntary breathing is disrupted? No, सिर्फ voluntary ही तो चल रहा है. Automatic control is intact? Automatic is gone. Seen in spinal? No, it is seen in bulbar brainstem wala polio. Okay, such patients stay alive by breathing voluntary. Yes, they have to breathe voluntarily. Okay, nowadays हमारे पास CPAP, BiPAP सब है, तो it becomes much more easier. A young man goes to a high altitude, he start feeling dyspnea. उसको dyspnea हो रहा है, peripheral chemoreceptors उसके stimulate होंगे hypoxia से, तो कौन सा channel help करेगा? It is nothing but the oxygen sensitive potassium channel. Very very easy question, right? So that's all for this video. आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.